Hello friends, welcome on application and YouTube channel Always Stop. Today our topic is next part of RBI. Today we are going to study about functions of RBI, means functions of central bank. So we will see that what are the functions of RBI and how does it deal with them. ये कैसे इनके साथ काम करता है और फंक्शंस की बात करेंगे, तो आप आगे चलिए देखते रहिए। तो इसमें हमने एक्चुअली एक चीज जो हमने देखी थी कि इंपीरियल बैंक के बारे में हमने पढ़ा था। इंपीरियल बैंक which was established in 1921। ये इस समय इस्टेब्लिश हुआ था। इस समय इस्टेब्लिश हुआ तो आज कहां है? वेयर इज इट टुडे? तो आप देखते हैं कि ये कहीं है या नहीं है, तो इसकी बात करते हैं, देखते रहिए। तो इज इट देयर और नॉट? तो क्या हुआ इन 1955 under the recommendation of Gorewala committee. It was recommended by which committee? गोरेवाला कमिटी। और गोरेवाला कमिटी के अंतर्गत इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया। इट वॉज नेशनलाइज्ड, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। किस कमिटी के तहत? गोरेवाला कमिटी के तहत। और इसका नाम क्या कर दिया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी जड़ें किससे मिलती है? इंपीरियल बैंक। और उससे भी आगे जाओगे तो प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक्स के लिए किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? बताइए, किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? तो आप देखिएगा कि चैम्बरलिन आयोग ने, चैम्बरलिन कमीशन ने इसके लिए रिकमेंड किया था कि इसको एक केंद्रीय बैंक बनाया जाए, लेकिन इट डिड नॉट वर्क एज ए सेंट्रल बैंक। दैट्स व्हाई इट वाज नेशनलाइज्ड इन फॉर्म ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, आज का एसबीआई। ठीक है, तो आज का एसबीआई ये कहां से आता है? ये यहां से। एसबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1955 में नेशनलाइज्ड किया गया और 1955 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ओके। और आप देखते हैं कि 2016 में एसबीआई की जो ऑर्गन्स थे, 5 ऑर्गन थे और एक छठवां था भारतीय महिला बैंक। इसको भी इनके साथ मिला दिया, एसबीआई के साथ। अभी एसबीआई अकेला ही है। ठीक है, इसके जितने ऑर्गन्स थे, 5 ऑर्गन्स और एक ये, इन सबको मिलाकर, जैसे एसबीबीजे वगैरह आपने नाम सुना होगा, बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ हैदराबाद, ये सारी, बैंक ऑफ पटियाला, ये सारी बैंकें यहां पर मिला दी गई। ठीक है, और मिलाकर अभी सिर्फ अकेला एसबीआई है, जो भारत का पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है। राइट? तो अब ये इस प्रकार से यहां से बना। तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट। अब आप देखिएगा कि हमने बात करी थी कि इन 1969 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट थे। नेशनलाइज्ड यानी इनका राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बड़ी बैंकों का। और 1980 में भी 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तब यहां के गवर्नर कौन थे? आईजी पटेल। Who was the governor of RBI? I.G. Patel. This time who was the governor of RBI? This time means in 1969 L.K. झा। और एक और हिस्टोरिकल चीज और बता देता हूं। एलपीजी जब मॉडल आया था, एलपीजी मॉडल कब आया था? इन जुलाई 1991। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बताएंगे। हु वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कौन थे? बताएंगे। एस
वेंकटरमना, एस वेंकटरमन थे, है ना इस समय आरबीआई के गवर्नर। इनसे पहले थे मनमोहन सिंह और इनके बाद आ जाते हैं सी रंगराजन। तो इस प्रकार से ये देखा, ये इंपॉर्टेंट गवर्नर है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, 25वें आरबीआई के गवर्नर। ये कौन से गवर्नर है? 8वें नंबर पर। ये कौन से नंबर पर है? इन द सेंस एल के झा 8वें और आईजी पटेल कब के हैं? आईजी पटेल 14वें नंबर पर। और ये कौन से नंबर पर है? जब एलपीजी मॉडल आया था 18वें नंबर पर। और वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन है? 25वें नंबर पर शक्तिकांत दास। ठीक है, इस प्रकार। वैसे तो हमने किस प्रकार देखा कि किस प्रकार से आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ और कौन कौन से कमीशंस वगैरह आए और किन किन ने क्या रिकमेंडेशंस दी और कैसे आरबीआई बना। और इसके बाद हमने सारा सिस्टम देखा था कि आरबीआई में नोट छापने का क्या सिस्टम है और वर्तमान में क्या सिस्टम है, पहले क्या था, ये तमाम बातें करी थी, राइट। तो आज अब देखिए आरबीआई के फंक्शंस। नंबर 1, what does it do? Friends, currency notes and issues currency notes and coins। यानी कि सिक्कों को जारी करता है। सिक्कों को जारी करने का काम भी इसके पास है, लेकिन इट प्रिंट्स व्हाट? करेंसी नोट्स। सिक्कों को फिर कौन कौन मिंट करता है? वो मिंट्स द कॉइन्स। सिक्के कौन छापता है? क्या इसके पास सिक्के डालने की कला नहीं है? आरबीआई क्या करता है? और इस तो यहां पर आरबीआई करता है, प्रिंट करने का काम आरबीआई करता है, चाहे वो नोट हो, चाहे वो सिक्के हो, कॉइन्स हो। इन सबको इश्यू करने का या सर्कुलेट करने का काम आरबीआई करेगा, लेकिन कॉइन्स को मिंट नहीं करता है। वो मिंट कौन करता है? मिंट यानी ढालने का काम। टकसाल कहां है? मिंट्स। टकसाल को भी मिंट कहा जाता है। देश में 4 जगह टकसाल मिलेगी आपको, है ना। 4 कौन कौन सी है भाई? आइए बात करते हैं चारों की। तो 4 टकसाल कहां कहां है? कलकत्ता एक 1757, इस समय एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा है आपका मुंबई, दैट टाइम इट वाज बॉम्बे, मुंबई 1829। तीसरा है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1903, 1903 में। ठीक है। एंड लेटेस्ट इज नोएडा, which was established in 1984 but started functioning from July 1st 1988। ठीक है, 1988 से इसने काम किया, लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी? 84 से ही हो गई थी। ये इस प्रकार से हम देखे हैं कि ये टकसालें हैं, मिंट्स है, दीज आर मिंट्स इन इंडिया। ये सिक्के डालने का काम करती है। एंड दिस कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इनका ध्यान रखेगी भाई। वैसे तो नोट का साइज, फाइनल डिसीजन सब कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है, लेकिन ये नोट प्रिंट होने का काम है वो किसके अंडर में? वो आरबीआई के अंडर में। कैलकट्टा वाली, जैसे इसका सिक्का है कोई एक रुपये का, लेट्स से इट इज ऑफ 1, इसके नीचे एक साल लिखा होता है, जैसे 1991, है ना, इस प्रकार का कोई साल लिखा हुआ है।
इसके नीचे एक साइन होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये तो है कलकत्ता का। मुंबई वाले पे जैसे ये फिर से एक सिक्का है, 1 रुपया लिखा है, ये कोई साल है, ठीक है। इसके नीचे या तो बी लिखा होगा या एम लिखा होगा या फिर क्या बना होगा, डायमंड टाइप की कोई चीज बनी होगी इस प्रकार से। ये थोड़ा ऐसे तिरछा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस मिंट का सिक्का है। फिर हैदराबाद वाला, ये भी से एक सिक्का है 1 रुपये का, इस पे भी कोई साल लिखा है, इस पे क्या बना होगा, स्टार बना होगा। तो आपको पता चलेगा कि ये किस मिंट का है। तो आपको ध्यान में रहेगा कि हैदराबाद वाले मिंट का है। ये भी नोएडा वाला, नोएडा वाला भी देखिए, ये ऐसे सिक्का है, 1 रुपया इधर रहेगा, ये भी इस लेट से कोई वर्ष है लिखा हुआ। यहाँ देखिए एकदम नीचे, तो यहाँ पे इस प्रकार का एक गोल टाइप का बना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा सिक्का किस मिंट का है, राइट। तो ये सारा ये मिंट्स है, ये इन सिक्कों को मिंट करने का कार्य करती है। ओके, तो हमारे देश में 4 मिंट्स है। सिक्कों के अलावा मेडिलियन काम भी इनके पास होता है, मेडल वगैरह बनाने का। अब करेंसी नोट्स की बात करते हैं भाई, ये कौन छापता है। करेंसी नोट्स भी 4 जगह प्रिंट होते हैं। 4 किधर किधर, आपने नाम सुना होगा देवास, वेयर इज इट। आपने नाम सुना होगा नासिक, वेयर इज इट। देवास एमपी में, नासिक महाराष्ट्र में, और सालबनी भी आपने नाम सुना होगा, सालबनी। तो सालबनी ये किधर रहेगा, इट इज इन वेस्ट बंगाल, है ना। और एक और है, वो कौन सा है, वो मैसूर है। मैसूर में भी नोट छापे जाते हैं 4 जगह, वेस्ट बंगाल और ये कर्नाटक। तो इन जगह पर नोट छापे जाते हैं। अब देखिए आरबीआई कहां से कहां तक का नोट छाप सकती है, कितने से कितने तक का, और सिक्के कहां से कहां तक छापे जा सकते हैं। नोट की बात करेंगे तो नोट, करेंसी नोट्स कहां से कहां तक आरबीआई के पास पावर। आरबीआई कहां से कहां तक छापेगी, 2 रुपए से लेकर तो मैक्सिमम कितना छाप सकती है। अभी तो 2000 का ही छाप रही है ना, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, मतलब इसके पास कितना पावर है, कितना इट हैज राइट। तो ये मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 10,000 तक का नोट छाप सकती है, ठीक है। और फिर 1 रुपए का नोट कौन छाप सकता है, जैसे 1917 से ही 1 रुपए का नोट चलने लग गया था, तो ये कौन छाप सकता है, ₹1 नोट। ये सारा काम भारत सरकार के पास है। ये जो नोट होगा ना, इस पर ऊपर लिखा होगा भारत सरकार, जैसे सिक्कों पर होता है ना भारत सरकार, यानी भारत सरकार छापती। ये जो नोट है आरबीआई वाले, गांधी छाप वाले, यहां पे गांधी जी अभी तो बीच में आ गए, तो यहां पर क्या है, आरबीआई लिखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इधर लिखा होगा आरबीआई के ठीक नीचे, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी गारंटी लेती है, ये लिखा होगा। इसके बाद देखेंगे आप कि इस पर साइन होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इधर एक बॉक्स है, उसमें भाषा है, वो पिछली साइड है, ओके। 15 भाषाएं हैं, और इधर हिंदी और इंग्लिश 2, और 17 हो गई टोटल भाषाएं इस नोट पे। और धारक को अदा करने का वचन देता हूं, और नीचे होगा शक्तिकांत दास यानी गवर्नर का साइन। तो इस पर किसका साइन होगा, इस पर होगा चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी, मुख्य वित्त सचिव,
इनका साइन होगा किस पर? 1 रुपए के नोट पर। बाकी नोटों पर चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 10,000 का भी छप जाए तो गवर्नर का साइन होगा। किसका गवर्नर भाई? आरबीआई का। ओके, इस प्रकार से ये साइन होगा। आपको मैंने बता दिया कि नोट छापने की पद्धति क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी मिनिमम रिजर्व सिस्टम के जरिए छापे जाते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए कॉइन्स। कॉइन्स कहां से कहां तक छापा जा सकता है, मिनिमम कितना? अब देखो कहीं मिनिमम हम तो 1 रुपया ही मानेंगे, चलते ही नहीं है मिनिमम। मैक्सिमम कितना? तो मिनिमम 1 रुपया, मैक्सिमम 1000। पहले 54 चलती थी तो वो थी। हमने ये मतलब दशमलव पद्धति अपनाई कब थी? पहले ये आनों में था सिस्टम, फिर 10 पैसे 20 पैसे इस प्रकार से डिवाइड किया गया। तो ये हमने जो दशमलव पद्धति ये कब अपनाई? इन 1957 हमने ये सिस्टम अपनाया। मैक्सिमम इतने का सिक्का हो सकता है और मिनिमम इतने का सिक्का हो सकता है। ठीक है, तो ये तो था सिक्कों का और नोटों की बात कि आरबीआई नोटों को क्या करती है, छापती भी है और इश्यू करती है, जबकि सिक्कों को सिर्फ इश्यू करती है, यानी जारी करने का काम करती है। इनको मिंट करने का काम है वो भारत सरकार के पास रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन। हमने पहला फंक्शन पढ़ लिया, अब दूसरा फंक्शन देखिए। दूसरा फंक्शन क्या है? इट प्रिजर्व्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को प्रिजर्व करता है ना, एंड रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेक्स को रेगुलेट करता है और प्रिजर्व करता है। रेगुलेट कैसे करता है और प्रिजर्व कैसे करता है? पहले हमें जानना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है ना, और किसके पास रहता। तो सीधा ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आरबीआई के पास ही रहेगा। ठीक है, होता क्या क्या है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? फॉरेन करेंसी एसेट्स, ये क्या होती है भाई साहब? तो ये होती है पौंड, यूरो, येन वगैरह, है ना। पौंड, येन और आपका यूरो, ये मिलकर ये बनती है। फिर होता है आपका इसमें डॉलर भी होता है ऑफ कोर्स अलग से, गोल्ड भी होता है। फिर क्या होता है? SDRS, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। IMF की जो मुद्रा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी करेंसी का नाम SDRS है। और SDRS कैसे बना हुआ है? इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। इसमें SDRS में क्या क्या होता है? डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन है, जापान की मुद्रा, और रैनमिंबी है। ये रैनमिंबी कहां की मुद्रा है भाई? चाइना की। ये इसमें कब शामिल हो गई? इन 2016 में। ये 2016 में SDRS के साथ आकर मिल गई थी। ठीक है, तो SDRS भी 5 मुद्राओं से बना हुआ है। इट इज कॉल्ड पेपर गोल्ड, बट नीदर इट्स ए पेपर नोर ए गोल्ड, नीदर पेपर नोर गोल्ड। बस
इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड which was established along with World Bank Group, and World Bank is what? World Bank and IMF both are called twins of Bretton Woods. Bretton Woods twins, ब्रेटन वुड के जुड़वा कहा जाता है इनको, है ना। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब जैसे ही एंड होता है वैसे ही इन पर इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? इसलिए कि जो देश वर्ल्ड वॉर की वजह से प्रभावित हुआ था उन देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस प्रकार के फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी गई। ठीक है, ताकि फिनेंशियल असिस्टेंस की वजह से वापस उन जो इकोनॉमीज जो डिस्ट्रॉयड हो गई थी उनको वापस अपलिफ्ट किया जाए। इसके लिए इन दो ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया। दैट टाइम इट वाज स्टार्टेड, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर स्टार्टेड, राइट। अब ये तो हो गया फॉरेन करेंसी एसेट्स नंबर 1। फॉरेन करेंसी एसेट्स में फॉरेक्स में होता क्या क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट्स, डॉलर्स, गोल्ड्स एंड ये तो आपका फॉरेक्स हो गया। ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये बनता है फॉरेक्स। फॉरेक्स तो बन गया, मैंने कहा है रेगुलेट करता है और प्रिजर्व भी करता है। हाउ डज इट डू? हाउ डज दिस आरबीआई डू? हाउ डज इट कम पॉसिबल फॉर दैट? देयर इज एन एक्ट, आपने नाम सुना होगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि मैनेजमेंट भी करता है फॉरेन एक्सचेंज का इसका और रेगुलेट भी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, इस समय ये एक्ट आया था और यही क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करता है? रेगुलेट करता है, प्रिजर्व करता है, मैनेज करता है। ठीक है, और ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस काम आता है? जो हम विदेशी व्यापार करते हैं उसमें भी ये काम आता है। अभी हाल ही में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ गया है, बढ़कर लगभग 640 बिलियन डॉलर का हो गया है। बिलियन डॉलर इतना हो गया, 640 बिलियन डॉलर। 640, 1 बिलियन होता है 1 अरब का, भाई साहब 100 करोड़ का होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन बोले तो 100 करोड़, 1 मिलियन बोले तो 10 लाख, और 1 ट्रिलियन बोले तो 100 करोड़ के आगे 3 जीरो और लगा दो, यानी बिलियन के आगे 3 जीरो और लगा दो, उससे बन जाएगा ट्रिलियन। यानी ट्रिलियन के लिए कुल मिला के 1 के आगे 12 जीरो लगाने पड़ते हैं, और मिलियन के लिए 6 जीरो लगाने पड़ते हैं, और बिलियन के लिए 9 जीरो लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी, यानी 5 के आगे 12 जीरो लगाकर डॉलर का भाग गुणा कर दो, इतना हो जाएगी। मतलब ये लक्ष्य रखा है, इतना होने के लिए बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी जो हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक टारगेट है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। इट वाज टारगेटेड इन 2018-19, है ना, उस समय का जो बजट आया था उस समय ये बताया गया था। आपने देखा कि ये किस प्रकार से इसको प्रिजर्व करती है, किस प्रकार से रेगुलेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। ठीक है, वर्तमान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, किस प्रकार का हालात है, वर्तमान में हम ये भी बताएंगे कि सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है, सबसे ज्यादा फॉरेक्स किसके पास है। तो सबसे ऊपर है चाइना, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, दूसरे पर आता है आपका जापान, तीसरे पर आता है स्विट्जरलैंड, और चौथे पर आ गए इंडिया, 5वें पर रशिया, रूस। इनके पास ये पोजीशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
इसके पास लगभग 3000 बिलियन डॉलर से ज्यादा, इनके पास 1500 बिलियन के आसपास, इनके पास 1000 बिलियन के आसपास, इनके पास 640 बिलियन के आसपास, इनके पास 620 बिलियन के आसपास। इस प्रकार का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे केप्ट, उन्होंने इस प्रकार से होल्ड कर रखा है, राइट। ये देखिए, तो आज हमने दो फंक्शन पढ़े थे आरबीआई के, कि आरबीआई किस प्रकार से नोट छापती है, किस प्रकार से क्या करती है, सर्कुलेट कैसे करती है, और हमने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किस प्रकार से प्रिजर्व करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है। वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, सो वी विल read next functions in next class. Thank you for listening me attentively. Thank you.